आप सभी साथियों का हमारे एग्जाम्स फाइटर्स में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा था यूएनओ और उसके पार्ट्स कि उसके कौन कौन से अंग हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे चलेंगे कि यूएनओ जैसे जान रहे हैं हम लोग यूएनओ के बारे में पिछले वीडियो में आप लोग पूरे देख चुके हैं कि उसका हिस्ट्री से लेकर के कहाँ से क्या क्या है, कैसे ये इस्टेब्लिश हुआ, इसका क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, किसका क्या रोल है, ये सब हम लोगों ने देख चुका। इसमें से हम लोग एक देखे थे इको सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आर्थिक गतिविधि ये करती हैं इसके अंडर में वो काम करती हैं। और इसी के अंडर में आज हम लोग देखेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में वर्ल्ड बैंक और साथ में उसके अन्य जो भी उसके पार्ट्स हैं वो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि यूएनओ का जो भी आर्थिक गतिविधि होगा उसको मॉनिटर करने के लिए दो संस्थाएं हैं। सबसे पहले एक हो गया हमारा आईएमएफ, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक और इसके क्या बोल सकते हैं उसके सहयोगी संगठन। इसके अब ये 5 ग्रुप हैं, 5 संस्थाएं हैं जिनको कि मिल करके वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स कहा जाता है। जैसे कि पहला हो गया आपका आईबीआरडी, फिर दूसरा है आपका आईडीए, तीसरा है आपका आईएफसी, चौथा हो गया आपका मीगा, और पांचवा है आपका आईसीएसआईडी। ठीक है, अब यहां तक आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में ये 5 संस्थाएं हैं। अब इसका हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक मैप हो गया, ये आप लोगों को लिख लीजिएगा, आप लोग अपना डायग्राम बना लीजिए कॉपी में। इसके बाद हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे 1 बाय 1 और कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग अपने हिसाब से नोट डाउन करते हुए जाइएगा। और आप लोग जो भी लोग अभी हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे या हमारे एप्लीकेशन एग्जाम्स फाइटर्स के नाम से हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है, हमारा वेबसाइट है, जिसमें कि आप जा करके अभी मैं जो ये सब पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे जा करके आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ पे जा कर के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। कुछ आप लोगों का टेस्ट भी दिया हुआ है, क्विज दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग जाइए आराम से बनाइए और अधिक से अधिक उसका लाभ उठाइए। करंट अफेयर्स भी आप लोगों को मिलता रहता है उसमें। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स, साथ में झारखंड के कुछ पार्ट का करंट अफेयर्स भी आपका वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग जो लोग भी अभी तक डाउनलोड नहीं किए होंगे वो डाउनलोड कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईएमएफ से। सबसे पहले देख लीजिए आईएमएफ। आईएमएफ आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब यहां से इसका कहानी इसका स्टार्ट करते हैं कि ये स्टैब्लिश क्यों हुआ। तो चूंकि हम लोग जान रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ये सब सारी घटनाएं हैं, यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स जो भी है, ये सब दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुरंत बनाया गया। तो उस समय हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह पूरा दुनिया तबाह हो चुका था, जो कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता ढूंढते हुए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना पे ये जोर दे रहा था। और ये सब जो संस्थाएं थे वो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुके अर्थव्यवस्था को किस तरीके से वापस विकास की ओर गतिशील किया जाए, उनको विकास के पथ पर अग्रसर किया जाए। तो इसी के तहत एक आईएमएफ का स्थापना हुआ।
अमेरिका में ही, अमेरिका चूंकि उस समय बता रहा था कि सबसे संपन्न देश हमारा अमेरिका था आर्थिक मामलों के दृष्टिकोण से, तो अमेरिका की अगुवाई में वहाँ पे एक अमेरिका में एक शहर है न्यू हेम्पशायर या हेक्सशायर, इस टाइप का कुछ शहर है, तो वहाँ पे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ये आपका चला था जुलाई मंथ में 1944, इस समय ये चल रहा था। और इसी कॉन्फ्रेंस से, इसी सम्मेलन से दो संस्थाएं मुख्य रूप से उभर करके सामने आई। एक तो आया हमारा IMF और दूसरा एक आया था IBRD, जिसको कि हम लोग अभी फिलहाल में वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ध्यान दीजिएगा अभी वही है, ठीक है, उसी को हम लोग लेके चलेंगे IBRD। ये दो संस्थाओं का वहां पे इस सम्मेलन के माध्यम से इसका स्थापना हुआ, ये दोनों का, ठीक है। इसलिए आमतौर पर इसे ट्विन भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का ट्विन अगर पूछा जाएगा तो ये दोनों लीजिएगा, IMF और IBRD। अगर वर्ल्ड बैंक रहेगा तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों, ठीक है। तो ये सम्मेलन हुआ और इससे एक निष्कर्ष आया कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। और तब जाकर के इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945। इस समय 27 दिसंबर 1945 को तब जाकर के हमारे IMF की स्थापना हुई, ठीक है। उस समय 1944 में 44 देशों ने हस्ताक्षर किया था और उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते हुए चले आ रहे हैं। और अभी करंट टाइम पे IMF के कुल 189 इतने कंट्री इसके मेंबर हैं। और जो सबसे लास्ट में जुड़ा है, मतलब जो लास्ट कंट्री इसमें ऐड हुआ है, वो है आपका नॉर्वे, जो कि 2016 में जुड़ा है, ठीक है। अब ये बताने की बात नहीं होगा, आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जुड़ा है, मतलब जो इसका सदस्य होगा वो IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य होगा। सिंपल सा बात है कि जो इसका सदस्य बना वो उसका भी सदस्य बन गया। तो इसमें भी कितने सदस्य होंगे? इसमें भी आपका इतने ही सदस्य होंगे और लास्ट में यही जुड़ा हुआ इसमें भी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें IMF का, कि IMF का रोल क्या है। ये स्थापना तो देख लिए, अब इसका रोल देखते हैं कि क्या है। तो मुख्य रूप से IMF का रोल क्या है कि विभिन्न देशों को बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर प्रॉब्लम हो जाए या क्राइसिस हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि इंडिया के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं 1990s के दौर में 1991 में जब हमारे यहाँ LPG आया, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जिसके कि यहाँ पर हम लोग अग्रदूत बोलते हैं कि मनमोहन सिंह हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का उस समय हमारे पास प्रॉब्लम हो गया था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि हम लोग किसी देश से अगर आयात करना चाहते हैं तो उसे तो हम लोग रुपया में पेमेंट कर नहीं सकते हैं, अगला कंट्री वो रुपया पेमेंट करने पे देगा ही नहीं देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डॉलर लेते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भी होता है जिससे हमारा अगर बायलिटरल नहीं है हमारा एग्रीमेंट तो फिर वो नहीं लेता है। कुछ देश अभी हो रहे हैं जो कि बायलिटरल एग्रीमेंट के माध्यम से रुपया एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग उसके देश के मुद्रा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन उस दौर में रुपया का एक्सेप्टेंस नहीं था। तो जिसके कारण कि क्या हुआ, इंडिया को जाना पड़ा था IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के कारण। तो पहला तो रोल इसका यही होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भी क्राइसिस होगा उसको दूर करने का जिम्मेवारी IMF का है। कि किसी भी देश को अगर ये समस्या आ जाए, चाहे तो वो विकासशील देश हो, विकसित देश हो या फिर अल्प विकसित देश हो, कुछ भी हो, तो वो वहाँ पे IMF से जाकर के अपना सहयोग ले सकता है, ठीक है। पहला ये हो गया इसका फंक्शन। दूसरा हो गया क्या चीज कि विभिन्न इकोनॉमी का जो ट्रेड होता है, विभिन्न इकोनॉमी में जो ट्रेड होगा उसके अंदर जो भी व्यवधान होंगे बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो भी रुकावट होगा उसको हटाना, उसको दूर करना एक्सचेंज रेट के संदर्भ में। अगर एक्सचेंजिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे पहले इसका काम तो हो गया कि एक्सचेंज रेट, जो करेंसीज होंगे उसके एक्सचेंज रेट को फिक्स करना, ठीक है। क्या करना है, फिक्स करना है एक्सचेंज रेट को, विभिन्न करेंसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज को, कि अलग अलग विदेशी मुद्राओं के करेंसीज का क्या क्या वैल्यू होगा, किसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो वो फिक्स करना है, इसी का काम है IMF का। उसके बाद है कि एक्सचेंज को लेकर के अगर कोई समस्या आ रहा है जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, विभिन्न देशों के व्यापार में अगर ये बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसको दूर करना भी
आईएमएफ का काम है, ठीक है। और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जो कि पीछे रह चुके हैं उनको विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए आवश्यक विभिन्न तरह के जो संशोधन होंगे, जो भी वहाँ पे रिफॉर्म होंगे, उनको लाने के लिए जोड़ देना उसका अर्थव्यवस्था पर, ये इसके फंक्शन है मेन, ठीक है। कि इस टाइप से किसी भी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ देना ताकि उसका विकास का जो गति है वो तेजी से आगे बढ़ सके। तो ये देख लिया हम लोग इसका काम क्या क्या हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंबर कंट्रीज देख लिए कि मेंबर कितने हैं, 189 है मेंबर, ठीक है। अब है कि ये इसका कैसे ये ऑपरेट होता है। तो ये ऑपरेट होते हैं कि जितना 189 कंट्रीज हैं तो सभी देश के जो वित्त मंत्री होंगे वो इसमें गवर्नर के तौर पर नॉमिनेट होते हैं कि वो यहाँ पे गवर्नर है, वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद इलेक्टेड होंगे 24 मेंबर्स क्या होंगे, एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर्स नियुक्त किए जाते हैं, उन लोगों को चुना जाता है, ठीक है, एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर्स। और एक होता है उसको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि इसका मेन होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि वर्तमान में है क्रिस्टिलानो जॉर्जियो, ठीक है। ये इसके अभी में एमडी हैं, यानी कि आईएमएफ के चीफ अगर पूछा जाएगा तो इसी का लिखे क्रिस्टिलानो जॉर्जियो। और गीता गोपीनाथ का आप लोग बहुत अभी नाम सुन रहे हो कि गीता गोपीनाथ सुने होंगे, तो वो इसी की चीफ इकोनॉमिस्ट है, चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ की, जो कि भारतीय मूल की है, गीता गोपीनाथ। इन्हें यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर नियुक्त किया गया है आईएमएफ में, जो कि भारत के लिए थोड़ा तो गर्व का बात बनता है, तो थोड़ा सा गर्व आप लोग भी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिया हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये तो हम लोग देख लेंगे 24 सारे क्या होते हैं, 189 देश के सभी गवर्नर एक एक आएंगे, उस मतलब उस देश के वित्त मंत्री होते हैं सामान्य तौर पर, और उप गवर्नर के तौर पर आपके जो भी वहाँ के सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आपका आरबीआई है, तो आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वो इस मीटिंग में जाते हैं, ये दोनों, ठीक है। तो इन लोग से फिर 24 एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर चुने जाते हैं, और उससे फिर एक चुना जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि चीफ होते हैं आईएमएफ के, अभी वर्तमान में क्रिस्टिलानो जॉर्जियो, और वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर है गीता गोपीनाथ। इतना आप लोग याद रखिएगा। कंट्रीज एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो उस समय याद रखिएगा कि जो भी ये आर्थिक जितना भी पैसा वाला मामला है, अमेरिका बड़ा होशियार था कि जितने भी पैसे वाले चीज हैं वो सब अमेरिका में है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर याद रखिएगा कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की भी राजधानी है, वहीं पे ये सब इन लोग का राजधानी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग यूएनओ का महासभा देखे थे हम लोग कि महासभा में क्या था, वहां तो आप लोग देखे होंगे कि हाँ यूएनओ तो बड़ा अच्छा संस्था है, छोटा कंट्री हो या बड़ा कंट्री हो सबको समान अधिकार है, सबको समान पावर है, एक देश एक मत का वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो आमतौर पर था, ठीक है। अब जो मेन पैसा कौड़ी का बात आता है, जहाँ की रियल पावर यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कि किसी देश को प्रभावित करता है, वो सबसे अहम बात है कि भाई पैसा, जिस देश को हम लोग पैसा देंगे, जिससे रिलेशन अच्छा रहेगा उसको पैसा दिया जाता है, नहीं अच्छा रहता है वहाँ नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भेदभाव कैसे होता है वो देखिएगा कि इसमें अब कोई भी जो निर्णय होगा तो वहाँ पे वोटिंग होता है, जैसे वहाँ पे कोई भी चीज पे वोटिंग होता था तो वहाँ पे था एक देश, मतलब नेपाल है तो उसका भी वैल्यू 1 है, अमेरिका है उसका भी वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे भेदभाव होता है कि सभी देशों का यहाँ पे कोटा निर्धारण होता है, ठीक है। और कोटा के हिसाब से ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सवाल पूछा जाता है अभी, ठीक है, देख लीजिए कि कोटा का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सभी देशों का कोटा निर्धारण किया जाता है। ये जो 24 एक्सिक्यूटिव जो यहाँ पे थे एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, सभी देशों का जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब 189 जो मेंबर हैं
उन सभी का वहाँ पे अर्थव्यवस्था वहाँ का कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, या वो स्टेबिलिटी कितना है, वहाँ का एक्सेप्टेंस, वहाँ का जो करेंसी वहाँ का एक्सेप्टेंस कैसा है, ठीक है। तो इन सब के आधार पर सभी देशों का कोटा निर्धारण किया जाता है, ठीक है। मतलब सभी अर्थव्यवस्था के हिसाब से कि वहाँ की क्षमता कैसे, उसके क्षमता के हिसाब से दिया जाता है कोटा। ऐसा नहीं कि अगर इंडिया बोले कि नहीं हमको इतना 50% कोटा हम ही को दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। भले हालांकि इंडिया पैसा देने के लिए वहाँ पे तैयार हो, कोटा का मतलब हो गया कि आपको इतना % यहाँ पे आपको अपना शेयर इस पे जमा करना है, ताकि उससे और देशों का मदद किया जा सके। तो कोटा इन सब 24 डायरेक्टर मिल करके, अभी मैंने बताया आप लोगों को किस किस बैकग्राउंड पर किया जाता है निर्धारण। इसके आधार पर सबसे फर्स्ट में आपका यूएसए, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। और इंडिया का जो इस रिस्पेक्ट में इंडिया का जो पोजीशन है अभी वर्तमान में, इंडिया 8th नंबर पर आ चुका है, ठीक है। अभी फिर से यहाँ पे हाल में ही हुआ था, लगता है 2-4 महीने पहले यहाँ पे फिर से एक मीटिंग हुआ था, लेकिन वहाँ पे इंडिया का कोटा नहीं बढ़ाया गया, जिसको लेकर के हमारी वित्त मंत्री थोड़ी नाराज हुई थी। वो कहीं कि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इस बार कोटा बढ़ना चाहिए था, हालांकि नहीं बढ़ा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका है यूएसए का जो कोटा है वो कितना है, तो 17.64%, और इंडिया का जो कोटा है वो 2.76%। ये हो गया कोटा, ठीक है। अब इसी के आधार पर तय होता है वोटिंग राइट्स, कि अगर इंडिया वोट देगा किसी भी के भी पक्ष में तो कितना वोट काउंट होगा। अगर इंडिया काउंट देगा वोट तो 1-2% काउंट होगा, अमेरिका देगा तो 17-17.5% काउंट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये अब देखिएगा कि वोट का वैल्यू क्या है। वोटिंग कैपेसिटी है, अमेरिका का जो वोटिंग कैपेसिटी है वो आपका है 16.52% और इंडिया का है 2.36%। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th रैंक है इंडिया का अभी यहाँ पे कोटा के हिसाब से IMF में, ठीक है। IMF में कोटा के हिसाब से इंडिया का रैंक है 8th, इंडिया है, और अमेरिका है फर्स्ट। कितना % है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लगभग 2.5% है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख चुके होंगे, ये IMF का हो गया पूरा बात। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वर्ल्ड बैंक की ओर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक, IBRD, ठीक है। IBRD इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये है IBRD, जिसको कि आमतौर पर वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो IBRD और प्लस IDA, ये दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका ये फुल फॉर्म हो गया। सारा कहानी वही है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944, इसी के माध्यम से इसका भी स्थापना हुआ उसी समय 27 दिसंबर 1945, ठीक है। ये सब सारा कहानी वही है। अब दोनों में जो अंतर आता है, कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज में मैंने वही बताया था कि मेंबर कंट्री वही होंगे, जो IMF का होगा मेंबर कंट्री वही है। अब यहाँ पे सिर्फ जो अंतर है कि अंतर देखना है कि दोनों में कहाँ है, ठीक है। तो एक तरफ देखिए आपका IMF हो गया, एक तरफ हो गया आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एक IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक मतलब बोल लीजिए अभी IBRD, इसका जो चीफ है या फिर वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है अभी में, इसके जो चीफ है वो याद रखिएगा कौन है, मालापोश, क्या नाम था, एक मिनट, डेविड मालपाश, ये हैं आपके चीफ अभी वर्ल्ड बैंक के समूह के, ठीक है। अब देख लीजिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक में दोनों में अंतर क्या है। दोनों हम लोग जान रहे हैं आर्थिक संगठन है, विभिन्न देशों को कर्ज देना, लोन बांटना, ठीक है,
आर्थिक विकास को गतिविधि देना, कि किसी देश के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इन सब का ये लक्ष्य है। अब दोनों में अंतर देखिए क्या है कि IMF जहाँ पे विभिन्न देशों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, लोन का जो अवधि होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। मतलब ये मुख्य रूप से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए देता है। मतलब किसी देश का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया है तो शॉर्ट टर्म के लिए उनको लोन दिया जाएगा, और जब फिर से वो हल्का सा पटरी पे आ जाएगा तो इसको रिटर्न कर देना है। वहीं पे वर्ल्ड बैंक क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, मतलब लंबी अवधि के लिए 10 साल 15 साल 20 साल इस टाइप का लोन मिलता है वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, दूसरा जो बात हो गया, दूसरा हो गया कि IMF किनको ये लोन किसी को उधार देगा, किनको लोन बांटेगा। तो IMF के से लोन लेने के लिए सभी देश एलिजिबल हैं, कोई भी देश, चाहे तो वो विकसित कंट्री हो, विकसित देश हो, या विकासशील हो, या अल्प विकसित, कोई भी जिसको भी समस्या होगा वो आकर के IMF से आपका लोन मांग सकता है, लोन ले सकता है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ विकासशील देशों को ही लोन देता है। ठीक है, दूसरा बात यह होगा कि ये सिर्फ विकासशील देशों को ही लोन देगा। मतलब अगर अमेरिका चाहे कि वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले, नहीं मिलेगा। अमेरिका कुछ भी, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कुछ भी, इन लोग को नहीं मिलेगा। जो भी विकसित कंट्री में है उनको वहां से लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो यहाँ से भले उधार ले सकते हैं अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, तीसरा क्या हो गया कि ये नीति बदलाव, मतलब अगर उनका जो पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि हम लोग LPG के बारे में जान रहे हैं कि अगर उस टाइप का बदलाव है के लिए ये लोग लोन दे सकता है कि हम लोग ये रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, अभी हम लोग के सामने ये क्राइसिस आ सकता है तो हमें लोन दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समय के लिए लोन मिल जाएगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल इस टाइप का। ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक होते हैं वो नीति बदलाव के लिए तो लोन देते ही देते हैं, प्लस में परियोजना, विभिन्न टाइप की परियोजना होते हैं जो कि वहाँ पे अवसंरचनात्मक, उस देश में वहाँ का जो अवसंरचना है उसके डेवलपमेंट के लिए भी ये लोन प्रोवाइड कराते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जैसे कि कोई भी मान के चलिए कि सड़क निर्माण करना है, तालाब, कुछ भी इस टाइप का कुछ डेवलपमेंट करवाना है, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, कुछ भी इस टाइप का, तो वर्ल्ड बैंक हमें लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। उस संदर्भ में IMF हमें लोन प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे, यहाँ तक आप लोग को काफी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब एक बचता है आपका वर्ल्ड बैंक में। देख लीजिएगा कि जैसे कि हमारे IMF में कोटा के हिसाब से कितना रैंक है, तो 8th नंबर पे हम लोग, और IBRD में, मतलब वर्ल्ड बैंक में, अगर वर्ल्ड बैंक पूछ दे या इसी वर्ल्ड बैंक बोलेगा तो वर्ल्ड बैंक में कितने नंबर हैं, तो वर्ल्ड बैंक में हम लोग 7th नंबर पे हैं, ये याद रखिएगा। कोटा के हिसाब से ROMF में 8th नंबर में है। ये इंडिया के लिए थोड़ा सा गर्व की बात है, क्योंकि पहले जहां हम लोग यहाँ पे कर्जदार थे, इन दोनों संस्थाओं से हम लोग कर्ज लेते थे, आज हम लोग यहाँ पर मतलब कर्जदार के रूप में, देनदार, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, शेयर होल्डर्स के रूप में हमारा यहाँ पे वैल्यू काउंट होने लगा है कि हम लोग अब बड़े शेयर धारक हैं इस सबके। हालांकि परसेंटेज हमारा काफी अभी भी कम है, मेन परसेंटेज जो है वो अमेरिका के पास ही है, लेकिन फिर भी उन बड़े गिने चुने देशों में 7th नंबर और 8th नंबर पे हैं, ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। अभी तक हम लोगों ने IMF और IBRD देख लिया है। अब नेक्स्ट हमारा है IDA। ठीक है, मेन जो बड़ी बड़ी बातें थी वो ये दोनों को समझने में ही, समझने के संदर्भ में ही था। अब जो है इन लोगों को देखते हुए चलेंगे बस। IDA का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म है इसका। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, और IDA, यही IDA और IBRD, ये दोनों को मिला करके ही
वर्ल्ड बैंक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, आईडीए क्या है? आईडीए एक ऐसा संस्था है जो कि बहुत ही गरीब देशों को, सबसे जो गरीब हैं पूरे विश्व में, जो एकदम लिस्ट विकास पर हैं, जिसकी कि प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम, लगभग $400-500 था, इस टाइप का डेटा दिया होता है कि इतने जो गरीब हैं जिनका कि प्रति व्यक्ति आय इतना लो है, उनको आईडीए लोन प्रोवाइड कराता है। और इसकी खास बात यह है, आईडीए की जो लोन प्रोवाइड कराएगा, इसका खास बात यह है कि ये और भी लंबे टर्म के लिए, मतलब 30 साल, 40 साल, 50 साल, इतने के लिए ये लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब 0.5%, 0.75%, 1% या फिर 1.5%, इस टाइप का होता है, या तो फिर इंटरेस्ट फ्री होता है। ऐसे भी लोन दिए जाते हैं जिसपे कि कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, मतलब ब्याज मुक्त ऋण आप रखिए, 50 साल के बाद लौटाइएगा, कोई ब्याज नहीं है। ठीक है, लेकिन ब्याज लेने का दूसरा तरीका है कि वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज उसको बोल सकते हैं कि वो लग जाता है। ठीक है, वो ब्याज के रूप में है इनडायरेक्टली, लेकिन ब्याज वहाँ पे फ्री बोला जाता है कि फ्री है, या फिर इस टाइप का इतना कम है। तो इंटरनेट आईडीए क्या करता है, बहुत ही अल्प, जो सबसे गरीब देश है उन देशों को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे या ब्याज से मुक्त ऋण लंबे समय अवधि के लिए, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इतने लंबे अवधि के लिए ये ऋण प्रोवाइड कराता है। लेकिन कंडीशन वही है कि सबसे गरीब देशों को, विकासशील देश भी अगर वो हैं जिनका कि प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए $3000-5000 है प्रति व्यक्ति आय, तो उनको नहीं देगा। जो सबसे गरीब है उनको देगा आईडीए। ठीक है, जो विकासशील आ गए वो वर्ल्ड बैंक मतलब IBRD से लोन लेंगे। ठीक है, आईडीए सबसे गरीब को देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते, और इसी में एक बात और देख लीजिए कि इसी वजह से उदार ऋण की खिड़की किसे कहा जाता है? उदार ऋण की खिड़की, तो ये यही संस्था आईडीए को ही उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है, या सॉफ्ट लोन विंडो। उदार ऋण की खिड़की या सॉफ्ट लोन विंडो, इसी को आईडीए को कहा जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसके आगे। इसके बाद अगला जो हम लोग का है, अगला जो भाग है वो है आपका IFC। अब हम लोग जान रहे हैं दोस्तों कि किसी भी अर्थव्यवस्था का सिर्फ सरकारी क्षेत्र पे अगर डिपेंडेंट हो जाए तो उतना अच्छा विकास नहीं हो पाएगा, मतलब होगा लेकिन दर जो है, विकास रेट है वो थोड़ा कम होगा। अगर उसमें प्राइवेट का भी सहभागिता हो जाए तो वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा। इस चीज़ को बाद में समझा गया, और IFC की स्थापना 1956 में की गई। इसका क्या काम था कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको फंड प्रोवाइड किया जाए और विकासशील देशों में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, और साथ में उन लोग को ये सलाह भी दिया जाए, उनको तकनीक प्रोवाइड करवाया जाए। ये सब सारा काम हो गया IFC का। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये हो गया आपका IFC का, कि ये प्राइवेट सेक्टर पे जोर देता है कि प्राइवेट सेक्टर को क्या हो सकते हैं, उसको लोन का व्यवस्था करवाया जाए, उनसे विकासशील देशों में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एग्री किया जाए, मोटिवेट किया जाए। ठीक है, ताकि उस देश का जो वृद्धि दर है, विकास दर है, वो तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी क्या हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लोन देने के लिए ये संस्था था, लोन देने के लिए तैयार है प्राइवेट सेक्टर को, कि जैसे टाटा को दे रहा है कि आप जाइए यहाँ पे बरमुंडा में जाकर के इन्वेस्ट कीजिए, जाकर के आप नोरो में कीजिए, ठीक है, युगांडा में कीजिए, इस टाइप का। लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा था कि देख देते कि लोग फिर भी नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो वो वहाँ पे कंप्लीट आपका देखेगा कि अगर हम वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सुरक्षित है या नहीं है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टर वहाँ जाना नहीं चाहेगा। जैसे कि आप झारखंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कोशिश किया गया लेकिन फिर भी ये सफलता नहीं मिली।
ठीक है। तो इसीलिए देख रहा था कि देखा गया कि नहीं हो रहा था इस टाइप का। तो फिर और भी इसके बारे में जांच पड़ताल किया गया कि आखिर लोग पैसा उपलब्ध कराने के बाद भी क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तब लोगों को समझ में आया, तब वो उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को समझ में आया कि इसका और भी एक कारण है कि लोगों को सुरक्षा भी चाहिए, कि अगर वहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करें तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे युद्ध स्टार्ट हो जाए, वहाँ पे क्षति हो जाए, मेरा सारा कंपनी मान लीजिए उद्योग लगाए, पूरा फैक्ट्री लगाए, युद्ध में मेरा सब बर्बाद कर दिया तो सारा पैसा बर्बाद हो गया। मान के चलिए कोई 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा फैक्ट्री बना दिया वहाँ पर, लेकिन युद्ध हुआ, वहीं पे बम गिरा दिया गया। इसमें कंपनी का तो कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ पे पैसा किसका गया, उस कंपनी का तो चला गया। अब ये चूंकि इस संस्था से अगर ये पैसा लिया है तो इसको तो रीपे करना होगा। तब फिर क्या हो गया था, इन सब डरों को देखते हुए एक संस्था, फिर अगला जो संस्था हम लोग देख रहे हैं मीगा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इस टाइप का जो सुरक्षा होगा, इसकी स्थापना फिर 1988 में की गई। और इसका क्या काम होगा, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है। देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट गारंटी मतलब इन्वेस्ट आप कीजिए, उस पर आपका गारंटी है, मतलब आपको वो रिटर्न देगा ही देगा, ठीक है। अगर, लेकिन कब, ऐसा नहीं कि फिनेंशियल आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपना खुद से पैसा डुबा दे रहे हैं, या फिर आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं घटिया क्वालिटी का आपका बिक ही नहीं रहा है, तो वो कंपनी डूबेगा, तो उसका गारंटी नहीं है मीगा का। मीगा इस बात पे गारंटी देता है कि वहां पे अगर वार हो गया, जिस भी देश में आप, चूंकि ये जो फोर्स कर रहा है कि आपको विकासशील देशों में और अल्प विकसित देशों में इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे तो ये होता ही था कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो रहता ही है, अस्थिरता की, कभी किसका सरकार है, कभी कुछ हो गया, कभी आर्मी का शासन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का गृह युद्ध चल रहा है या फिर किसी और देश से युद्ध चल रहा है, तो इस तरीके में, इस कंडीशन में मीगा है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है उस कंपनी को, प्राइवेट सेक्टर जो भी है, ठीक है, तो उसको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा किस पे, अगर युद्ध हो जाए तो, वार हो जाए तब, ठीक है, युद्ध पे या फिर राजनीतिक अस्थिरता, इस कंडीशन में ये वहां को इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहा है, राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन पे, ऐसा नहीं है अगर आपका कुछ भी आपका आपका प्रोडक्ट में कमी है या फिर आपके मैनेजमेंट में कमी है, तो वो आप समझिए, ठीक है। इन सब कारणों से होगा तो मीगा गारंटी लेता है कि आपको इंश्योरेंस रिटर्न करवाएगा या फिर आपको उसका सुरक्षा देगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब एक लास्ट संस्था बचता है इसमें, और छोटा सा है आपका ICSID, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, कि इन्वेस्टमेंट से लेकर के जो भी विवाद होगा तो उसको सुलझाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICSID है, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1966 में शायद की गई थी, ठीक है। अभी इसका खास भारत के संदर्भ में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसके अलावा बाकी सबका सदस्य है, और IMF और IBRD, इन दोनों का भारत संस्थापक सदस्य है, ठीक है, संस्थापक सदस्य, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत किसका है, संस्थापक सदस्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूछ देता है कि कब जुड़ा था, तो जब एग्रीमेंट साइन हुआ था उसी समय जुड़ गया था, क्योंकि संस्थापक सदस्य है, ठीक है। तो ICSID मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो ICSID में आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा, जिसमें कि भारत सदस्य नहीं है। बस इतना ही। तो आज की वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे IMF और वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरे विस्तार से बताया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आया होगा। अब जो मोटी मोटी एक बार रिवीजन है वो देख लीजिएगा,
कि IMF किसी भी देश को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, किसी भी देश को, विकसित, विकासशील या फिर अल्प विकसित, लेकिन विकासशील देशों को लोन प्रोवाइड कराने का लॉन्ग शॉर्ट टर्म, साथ साथ में थोड़े लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल तक के लिए IBRD है। एकदम गरीब देशों को लोन प्रोवाइड कराने का काम IDA का है। IFC प्राइवेट सेक्टर को करता है। मीगा इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और ISD आपका ICSID आपका इन्वेस्टमेंट से जो भी रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट है उसको आपको सॉर्ट आउट कराएगा आपका ICSID, ठीक है। तो अब आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा, एक बार ना 2 बार देखिएगा वीडियो, और पॉइंट आउट अपना कर लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लीजिएगा। आपको इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नए कुछ टॉपिक को लेकर के, तब तक मिलते हैं, ठीक है। गुड बाय।